बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 9 अगस्त 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि बीएसईबी का नया आदेश, सरकारी स्कूलों में 75% उपस्थिति अनिवार्य, अभिभावकों को देना होगा शपथ पत्र। बिहार में तेजी से बदल रहा है फसलों का ट्रेंड, देश भर में जा रहा है पूर्णिया का जूट, जाने खासियत। साइबर ठगी का हब बना बिहार, अंतर्राज्यीय गिरोह के शिकार हो रहे हैं लोग। बिहार में सरकारी जमीन पर कब्जे की तुरंत होगी जांच, सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को दिए निर्देश। बिहार के अररिया में बनेगा पटना जू से भी डबल चिड़ियाघर, नीतीश सरकार खर्च करेगी 250 करोड़ रुपए। पूर्णिया में किसान ने शुरू की है सेब, अमरूद और नींबू की खेती, 6 एकड़ जमीन पर लगाए हजारों पेड़। सहरसा, कटिहार समेत 11 जिलों में भारी बारिश की संभावना, वज्रपात को लेकर के अलर्ट। पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन की हुंकार, कहा 2024 में फिर से बनेगी मोदी सरकार, 2025 में नीतीश मुक्त होगा बिहार। महागठबंधन में दरार की तेज हुई चर्चा, क्या नीतीश कुमार को एनडीए से न्योता? जानिए आगे विस्तार से इस वीडियो में। मैं 73 साल का हूं और अब जाने वाला हूं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों दिया बयान, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने पर सियासी बवाल, बीजेपी ने कहा उनके सक्रिय होने से होगा हमें फायदा। बिहार में सोन और गंडक नदी का बड़ा जलस्तर, तटीय इलाकों के लोग बाढ़ को लेकर के सहमे। दोस्तों अब खबर विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार में चल रहे जाति आधारित जनगणना को फील्ड सर्वेक्षण का काम लगभग पूरा हो गया है। डाटा एंट्री का काम भी लगभग 50% पूरा हो गया है और 50% काम बाकी है। यह जिलों से फील्ड सर्वेक्षण का काम पूरा होने का प्रमाण पत्र राज्य मुख्यालय को उपलब्ध करा दिया गया है। यह सोमवार को मुख्य सचिव बिहार आमिर सुबहानी ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की और डाटा एंट्री का काम तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा कराए जा रहे जाति आधारित गणना के तहत न सिर्फ जाति की जानकारी एकत्र की जा रही है बल्कि 26 प्रकार की अन्य सूचनाएं भी दर्ज की जा रही है। इससे लोगों की आर्थिक स्थिति, रोजगार, जीवन स्तर इत्यादि पर भी जानकारी मिल सकेगी। सामान्य प्रशासन विभाग सूत्रों के अनुसार राज्य के सभी जिलों से फील्ड सर्वेक्षण का काम पूरा होने का प्रमाण पत्र राज्य मुख्यालय को उपलब्ध करा दिया गया है। फिलहाल बेल्ट्रॉन के माध्यम से डाटा एंट्री का काम किया जा रहा है। डाटा एंट्री का काम भी जल्द ही पूरा कर दिए जाने की उम्मीद है। इसके लिए तकनीकी विशेषज्ञों की सेवा ली जा रही है ताकि हार्ड कॉपी से सभी जानकारी की ऑनलाइन एंट्री की जा सके। सभी ग्रामीणों के द्वारा इसके दूसरे चरण के घर घर जाकर एकत्रित किए गए सभी आंकड़ों एवं सूचनाओं की ऑनलाइन डाटा एंट्री की जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि स्कूल में छात्रा और फिर छात्राओं की उपस्थिति को लेकर के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सभी शिक्षण संस्थानों में पत्र जारी किया है। स्कूलों में अब 75% उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। अब इसे लेकर के अभिभावकों को शपथ पत्र देना पड़ेगा। बीएसईबी की ओर से शपथ पत्र का फॉर्मेट सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों और फिर इंटर कॉलेजों को भेज दिया गया है। विद्यालय प्रशासन शपथ पत्र की प्रति छात्र छात्राओं को देगा। इसके बाद शपथ पत्र अभिभावक भरेंगे। इसमें अभिभावक को लिखना होगा कि मेरे बच्चे नियमित विद्यालय जा रहे हैं। अगर विद्यालय में 75% उपस्थिति नहीं हो रही है और बोर्ड एग्जाम से रोका गया तो फिर इसके जिम्मेदार हम होंगे। इसके साथ साथ शपथ पत्र में अभिभावक कहेंगे कि बोर्ड के साथ साथ अन्य प्रोत्साहन राशि भी रोक दी जाएगी। अभिभावकों को बताना होगा कि उनके बच्चे हर दिन विद्यालय जा रहे हैं। बच्चों के स्कूल में अनुपस्थिति होने की जिम्मेदार अभिभावक होंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सभी शिक्षण संस्थानों में न्यूनतम 75% उपस्थिति की अनिवार्यता के संबंध में पहले ही पत्र जारी किया है। समिति ने कहा है कि इंटर और मैट्रिक वार्षिक परीक्षाओं में यही विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं जिनकी उपस्थिति 75% रही हो। राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए राज्य सरकार के विभिन्न लाभों का आधारित योजनाओं का लाभ लेने के लिए कक्षा में 75% की अनुपस्थिति आवश्यक है।
दोस्तों, सामने हकीकत चाहे जैसा हो, मगर नीति आयोग के दावे पर यकीन करें तो हमारे देश के 13 करोड़ 50 लाख से अधिक लोग अब गरीब नहीं रहे। गरीबी बढ़ने की रफ्तार 47 से घटकर के 44% रह गई है। जहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में गरीबों की संख्या तेजी से कम हो रही है। आंकड़ों में ये गिरावट सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में चिन्हित की गई है, जिसके मुताबिक गरीबी 32.59% से घटकर के 19.28% हो गई है और ये शहरों में भी 8.65% से घट करके 5.27% हो गई है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी स्वीकार किया गया है कि देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा फिलहाल पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि बुनियादी जरूरतों के लिए जूझ रहा है। वस्तु स्थितियों के दूसरे पहलू पर ऑक्सफैम की इसी साल आई रिपोर्ट तो कुछ और ही हकीकत बयां कर रही है। ये रिपोर्ट बताती है कि इस समय पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब भारत में है, जिनमें से 22 करोड़ 89 लाख लोग तो असहनीय गरीबी में जी रहे हैं, जबकि इस बीच देश में अरबपतियों की संख्या में 62% इजाफा हो गया है। दोस्तों, बिहार में सड़क हादसों के मामले में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। जब बिहार के अंदर शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता हो जिस दिन सड़क हादसे की वजह से लोगों की जान नहीं जाती हो। इस हादसों पर रोक लगाने के लिए यातायात पुलिस भी कई तरीके की योजना बनाई जा रही है। इन हादसों पर रोक लगाने को लेकर के पुलिस काम कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज कोई ना कोई नया मामला निकल करके सामने आ रहा है। इसी कड़ी में अब एक ताज़ा मामला सीतामढ़ी से निकल करके सामने आ रहा है, जहाँ सड़क हादसे में मुखिया की जान चली गई। मिली जानकारी के अनुसार बतनाहा प्रखंड क्षेत्र की मौधा पंचायत के पूर्व मुखिया अवधेश कुमार सिंह की सड़क हादसे में जान चली गई। दोस्तों, बात करते हैं कि इस समय देश का दवा उद्योग घरेलू और वैश्विक मांग की आपूर्ति में तेजी से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। दवा उद्योग की वैश्विक श्रृंखला बाधित होने से भारत की फार्मा कंपनियों को दुनिया के कोने कोने से विभिन्न दवाइयों के आदेश लगातार मिल रहे हैं। आपको बता दें कि एशिया के सबसे बड़े फार्मा हब BBN में कई दवाओं का उत्पादन होता है। दवाओं के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले API यानी कि कच्चे माल के लिए इन उद्योगों को चीन पर निर्भर रहना पड़ता है। अब देश में 38 API का उत्पादन शुरू होने से दवाओं की लागत में कमी आएगी, या इससे दवाओं के दाम में 25% तक की कमी आएगी। दवा उद्योग के विशेषज्ञों के मुताबिक इस समय जो भारतीय दवा उद्योग करीब 50 अरब डॉलर के स्तर पर है, वह 2030 तक 103 अरब डॉलर और 2047 तक करीब 450 अरब डॉलर पहुंचने की संभावना रखता है। यह क्षेत्र सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम का अगुवा बन सकता है। दोस्तों, बात करते हैं कि बदलते समय के साथ साथ खेती का ट्रेंड भी बदलता जा रहा है। जहाँ खास करके कोसी सीमांचल में फसलों का ट्रेंड तेजी से बदल रहा है। भले ही मक्के को अब कैश क्रॉप कहा जाने लगा है, लेकिन एक जमाने में जूट से ही सीमांचल के लाखों किसान समृद्ध होते थे। समय के साथ साथ इलाके में गन्ने की खेती ने तो रफ्तार पकड़ी, फिर सूर्यमुखी की खेती की ओर किसानों का रुझान बढ़ा। अब सीमांचल के प्रमंडलीय मुख्यालय पूर्णिया में मक्का की खेती प्रचुर मात्रा में होने लगी है। जहाँ पूर्णिया में इस साल 15,000 हेक्टेयर से अधिक रकबे में जूट की खेती की गई। यही कारण है कि कोसी सीमांचल में सबसे ज्यादा जूट की खेती पूर्णिया में ही हो रही है। यहाँ के जूट उत्पादन देश के दर्जनों राज्यों में भेजे जाते हैं। पूर्णिया जिला में पटसन की सबसे अधिक खेती धमदाहा अनुमंडल में होती है। जब कभी अनुमंडल की पहचान केलांचल के रूप में थी, लेकिन पनामा बिल्ट वैरायटी की केला फसल की महामारी से पीड़ित होने के बाद अनुमंडल क्षेत्र के किसान एक बार फिर से पुरानी खेती की तरफ अपना रुख करने लगे हैं। अनुमंडल क्षेत्र के किसानों के जिस खेतों में पूर्व में केला की फसल होती थी, उसमें इस समय पटुआ की फसल लहलहाती है। इस बार दमदहा अनुमंडल क्षेत्र के चारों प्रखंडों में पटुआ की प्रचुर मात्रा में किसानों ने खेती की है। जहाँ किसानों की माने तो बीते साल पटुआ के अनुकूल मौसम रहने की वजह से इस साल किसानों ने पटुआ बुआई की है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में साइबर अपराधियों पर कार्रवाई लगातार जारी है। जहाँ साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। इसके लिए राज्य में बिहार दिवस के अवसर पर बिहार साइबर सेल पोर्टल द्वारा हेल्पलाइन नंबर 1930 को जारी किया है। जहाँ वही इसे पूरी तरीके से सक्रिय कर दिया गया है। जहाँ इस साइबर पोर्टल सेल में 24 घंटे 150 पुलिसकर्मी कार्य कर रहे हैं। जब मामले की जानकारी देते हुए बिहार ADG मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा है कि साइबर अपराध के खिलाफ एक्टिव किए गए हेल्पलाइन नंबर 1930 से अब तक मिली शिकायतों के बाद कुल 15 करोड़ 61 लाख से ज़्यादा की राशि को विभिन्न बैंकों में होल्ड करा दिया गया है, जो नियमानुकूल पीड़ितों को वापसी कराने की प्रक्रिया में कार्य जारी है। 26 फरवरी से पूर्व साइबर सेल द्वारा 4 करोड़ 93 लाख से ज़्यादा की राशि को बैंकों में होल्ड करवाया गया है। इस प्रकार से अब तक कुल 20 करोड़ 55 लाख 53,000 से अधिक पीड़ितों से
ठगी की राशि को साइबर अपराधियों तक पहुंचने से पहले बैंकों में अकाउंट को फ्रीज करके रोक दिया गया। वही 962 FIR विभिन्न साइबर थानों में मामला दर्ज किए गए हैं। एडीजी ने बताया है कि NCRP पोर्टल पर 4000 फ्रॉड करने वाले मोबाइल नंबरों को ब्लॉक करवाया गया है। ऐसे में बिहार साइबर सेल लगातार साइबर अपराधियों पर कार्रवाई जारी है। दोस्तों, बात करते हैं कि पटना में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर शहर में लगे कैमरे द्वारा चालान कटवाया जा रहा है। ऐसे में बाइक पर बिना हेलमेट या फिर कार में बिना सीट बेल्ट के चलने वाले लोगों की जेब हल्की होती जा रही है। इसी क्रम में शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एक और कड़ा कदम उठाया है। इस नए नियम की वजह से अब एक छोटी सी गलती आपको बड़ा नुकसान करवा सकती है। अगर आप हेलमेट और सीट बेल्ट लगाए हुए भी हैं और इस नियम का उल्लंघन कर रहे हैं तो आपका चालान कट जाएगा। दरअसल पटना में अब रेड लाइट सिग्नल के दौरान जेब्रा क्रॉसिंग के नियमों का उल्लंघन करने पर चालान कटने लगा है। पटना की सड़कों पर अब गाड़ी चलाने के दौरान सावधान रहने की जरूरत है, नहीं तो फिर छोटी सी लापरवाही आपके जेब के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। पटना शहर में ICCC के कैमरे ऐसे वाहनों को कैच करने के लिए तैयार हो चुके हैं जो जेब्रा क्रॉसिंग के नियमों का उल्लंघन करेंगे। जेब्रा क्रॉसिंग के उल्लंघन पर 1000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। अब तक कैमरे के माध्यम से बिना सीट बेल्ट, हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग आदि का चालान कट रहा था। जेब्रा क्रॉसिंग के नियमों का उल्लंघन करने पर चालान करने की चेतावनी जुलाई महीने के अंत में ही ट्रैफिक पुलिस ने दे दी थी। जब पटना शहर के चौक चौराहों पर कैमरे की नजर जेब्रा क्रॉसिंग की ओर भी कर दी गई है, ताकि इस नियम का उल्लंघन करने वालों को भी चालान काटा जा सके। ट्रैफिक SP पूरन झा ने लोगों से अपील की है कि जेब्रा क्रॉसिंग का पालन करें और सुरक्षित रहें। दोस्तों, बात करते हैं कि नेपाल से भारत अब बिना अनुमति लिए वाहन लेकर के प्रवेश कर सकते हैं। जी आपको बता दें कि नेपाली 2 पहिया 4 पहिया वाहन भारत में अब फिर से बिना अनुमति आ सकेंगे। पूर्व आदेश को दूतावास ने वापस ले लिया गया है और 2-4 पहिया वाहनों पर से रोक हटाई गई है। नेपाली नागरिक और स्थानीय दुकानदारों ने इसके बाद अब राहत की सांस ली है। वहीं भारत से बाहर जाने के लिए नेपाली 2 पहिया 4 पहिया वाहनों को SBC परमिट देना पड़ेगा। नेपाल ने 2 देशों के बीच बनने वाली दूतावास नियमों को वापस करा दिया है, जहां फैसला लेने के लिए 1 दिन बाद तुरंत वापस ले लिया गया है। इससे पहले नेपाल से भारत में प्रवेश करने वाली नेपाली 4 चक्का वाहन को महासचिव दूतावास कार्यालय वीरगंज से अनुमति लेने की बात कही गई थी और ठीक 1 दिन बाद प्रवेश पर रोक लगाने से संबंधित जारी आदेश को महावाणिज्य दूतावास के द्वारा वापस ले लिया गया है। दोस्तों, बात करेंगे कि लोजपा रामविलास के अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान आने वाले लोकसभा चुनाव में 6 सीटों से कम में मानने वाले नहीं हैं। सोमवार को पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये साफ कर दिया है। इतना ही नहीं बल्कि ये भी बता दिया है कि किन सीटों पर वे लड़ना चाहते हैं और फिर इस दौरान मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने को लेकर के कहा है कि वे राजनीतिक विषय नहीं रहा, ये एक न्यायिक विषय है। हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने पर चिराग पासवान ने कहा है कि कौन कहां से लड़ता है ये समय आने पर तय होगा, जब संसदीय बोर्ड तय करेगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लोकसभा की 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, वह तमाम 6 सीटों से हम फिर से चुनाव लड़ेंगे। इसमें हाजीपुर भी है और जमुई भी है। चिराग पासवान ने कहा है कि जमुई से हमारा रिश्ता पिछले 8-9 सालों से रहा है और हाजीपुर से हमारा रिश्ता बचपन से रहा है। एक जगह जहाँ मैं पुत्र की भूमिका में हूँ तो दूसरी जगह अपनी लोकसभा की जनता का भी ख्याल रखना है। चिराग पासवान ने कहा है कि मैं चाहता हूं कि मेरी मां हाजीपुर से चुनाव लड़े। मेरे पिता चाहते थे कि वे चुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने इस चीज को लेकर के अभी तक सहमति नहीं दी है। सार्वजनिक जीवन से वे अपने आप को दूर रखती है और फिर रखना चाहती है। ऐसे में हम लोग उनकी भावना का भी सम्मान रखते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि पटना में स्थित बिहार म्यूजियम के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम को जोड़ने वाली 1.5 किलोमीटर लंबा अंडरग्राउंड रास्ता के निर्माण के लिए पैसे की कोई भी कमी नहीं होने दी जाएगी। ये देश का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड रास्ता होगा। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया है कि इसका निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए। इसके लिए पहले 350 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान लगाया गया था। इसके लिए 500 करोड़ रुपए भी खर्च होगा तो भी इसका निर्माण कराया जाएगा। अंडरग्राउंड रास्ता का निर्माण होने से बिहार म्यूजियम आने वाले लोग पटना म्यूजियम को देख सकेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जिस तरीके से नई तकनीक का प्रयोग हर समय लोगों द्वारा की जा रही है, उससे लगता है कि दुनिया 100 साल में खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि नई टेक्नोलॉजी के आने से लोग पुरानी बातों को बहुत जल्द भुलाने लगेंगे। आजकल लोग नई तकनीक पर पूरी तरीके से निर्भर हो गए हैं। ये ठीक नहीं है। हम लगातार कहते हैं कि महत्वपूर्ण चीज़ों को कागज़त पर ज़रूर रखें ताकि आने वाले पीढ़ी के लिए सुरक्षित रहे। उन्होंने कहा है कि नई तकनीक पर अगर पूरी तरीके से निर्भरता होगी तो फिर एक दिन ऐसा आएगा जो सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसमें 100 साल भी नहीं लगेगा। दोस्तों,
ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सुविधाजनक तो है लेकिन खतरनाक भी है। जहां साइबर ठग कई जिलों में सक्रिय हैं। बिहार के 10 ऐसे जिले हैं जहां साइबर ठगों का सिंडिकेट काम कर रहा है और इसका फैलाव धीरे धीरे बढ़ रहा है। जब बिहार के अंदर हर रोज 3000 से 5000 लोग साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। पिछले साल 55 करोड़ रुपए के ठगी का मामला प्रकाश में आया था, जो इस साल बढ़कर के और अधिक हो सकता है। जहाँ हर महीने 5 करोड़ की राशि की ठगी हो रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में आंकड़ा बढ़कर के 100 करोड़ रुपए तक जा सकता है। बिहार में साइबर ठगी के मामले में इजाफे को सरकार ने भी गंभीरता से लिया है और बिहार के तमाम जिलों में साइबर थाने खोले गए हैं। राजधानी पटना के आर्थिक अपराध इकाई में 24 घंटे कॉल सेंटर शुरू किए गए हैं। 150 पुलिस पदाधिकारी 24 घंटे कार्यरत हैं। 1930 कॉल करके लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। भारतीय रेलवे जल्द ही भारत और भूटान के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेल ट्रेन सेवाएं शुरू करेगा। केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जानकारी देते हुए कहा है कि पड़ोसी देश के बीच ट्रेन भारत के असम से संचालित की जाएगी और फिर इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच पर्यटन में सुधार करना होगा। मामले में चल रही प्रगति के बारे में बात करते हुए एस जयशंकर ने कहा कि भूटान पर्यटकों की आवाजाही के लिए बहुत उत्सुक है। एएनआई की एक रिपोर्ट के अनुसार विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि हम भूटान और असम के बीच रेल लिंक पर बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि भूटान पर्यटकों के लिए और अधिक पॉइंट खोलने के लिए बहुत उत्सुक है और ये असम के लिए बहुत अच्छा है। एक बार पूरा होने पर ये भारत और भूटान के बीच पहला रेलवे कनेक्शन होगा और 2026 तक इसके पूरा होने की उम्मीद है। दोस्तों अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें ग्लोबल क्लाइमेट अथॉरिटीज के साइंटिस्ट ने बताया है कि जुलाई 2023 मानव इतिहास का सबसे गर्म महीना रहा। जहाँ उसी तरीके से भारत में टमाटर के दाम भी पहली बार इतने बढ़े कि अभी तक के इतिहास में सबसे महंगी दर पर टमाटर बिक रहे हैं। जुलाई की गर्मी में लोग अपनी थाली में सब्जियों का जायका कम ले पाए या नहीं ले पाए, टमाटर की कीमतों में आश्चर्यजनक बढ़ोतरी ने उनके जायके पर ग्रहण लगा दिया है। जहाँ क्रिसिल की रिपोर्ट्स के मुताबिक टमाटर की कीमतों में अभूतपूर्व उछाल आने से जून की तुलना में जुलाई में वेज थाली की कॉस्ट में 28% तक की रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जहाँ रिपोर्ट में कहा गया है कि जुलाई के दौरान टमाटर की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी देखी गई, जिससे कारोबारियों, रिटेल सेलर्स और कंज्यूमर्स को अप्रत्याशित इन्फ्लेशन से जूझना पड़ा। जहाँ इस उछाल के पीछे की वजह से बताई गई है कि मौसम की प्रतिकूल स्थिति से सप्लाई चेन गड़बड़ हो गई है, जिससे मंडियों में टमाटर की आवक गई और भाव बढ़ते चले गए। दोस्तों पटना के बाद अब सीमांचल के अररिया में चिड़ियाघर बनने जा रहा है। आपको बता दूं कि पटना जू 153 एकड़ एरिया में है, जबकि अररिया में जू के लिए 300 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। यह पटना से दुगनी जमीन पर अररिया में चिड़ियाघर बनेगा। विजिटर्स को घूमने के लिए 10 किलोमीटर लंबा ट्रैक भी होगा। घायल और बीमार बाघों के लिए बेहतर इलाज के लिए आईसीयू की सुविधा। पटना से दुगनी जमीन पर अररिया में चिड़ियाघर का निर्माण होगा। अररिया जिले के रानीगंज इलाके में 300 एकड़ जमीन पर 250 करोड़ की लागत से चिड़ियाघर के निर्माण के लिए राज्य सरकार से अनुमति मिल गई है। जहां यहां विजिटर्स के लिए 10 किलोमीटर का ट्रैक भी बनाया जाएगा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारी के मुताबिक डीपीआर तैयार करके दिल्ली में स्थित सेंट्रल जू अथॉरिटी को भेज दिया गया था। सेंट्रल जू अथॉरिटी दिल्ली की ओर से डीपीआर को संशोधित करने के लिए कहा गया है। डीपीआर में संशोधन के बाद निर्माण पर करीब 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगर सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने संशोधन डीपीआर को इसी माह स्वीकृति दे दी तो फिर अगले महीने से काम शुरू हो जाएगा। अररिया के रानीगंज में 289 एकड़ में जंगल फैला हुआ है। इसी के बीच करीब 2.5 एकड़ में तालाब है, जहाँ तालाब के चारों तरफ जंगल है। तालाब के बीच में 2 टापू है। चिड़ियाघर बनने के बाद तालाब में पर्यटकों को बोटिंग की सुविधा मिलेगी। जहाँ जू बनाने के बाद रानीगंज वृक्ष वाटिका की बाउंड्री कर दी गई है, जहाँ 2 गुट का निर्माण किया गया है। वाटिका में अभी हिरण है। जब वाटिका के बीचों बीच स्थित तालाब में हर साल सर्दी के मौसम में दक्षिण अमेरिका, कनाडा, नेपाल आदि देशों से पक्षी आते हैं। दोस्तों नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भारत के साथ भोजन में पूर्णिया की हरी मिर्च की डिमांड दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इस साल पतली हरी मिर्च 160 से 180 रुपये प्रति किलो तक बिकी है। पूर्णिया और कटिहार क्षेत्र के कुछ प्रखंड क्षेत्रों में दोमट मिट्टी और मिर्च की खेती के लिए पर्यावरण अनुकूल रहने की वजह से बहुआयात मात्रा में मिर्च की खेती होने लगी है। यह पतली हरी मिर्च की डिमांड नॉर्थ ईस्ट के पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम के अलावा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, उत्तर प्रदेश समेत कई जगहों पर हो रही है। दोमट मिट्टी में हना प्रजाति की पतली हरी मिर्च की उपज काफी अच्छी होती है, जिसकी डिमांड अधिक होती है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कई जगहों पर बीते कुछ घंटों से तेज बारिश हो रही है। सीमांचल क्षेत्र के पूर्णिया में 2 दिनों से बरसात का दौर चल रहा है। पूर्णिया जिले में इस मानसून सीजन अब तक की सबसे भारी बारिश दर्ज की गई है। बीते 36 घंटे में जिले में लगातार पानी गिर रहा है। इससे शहर में जल जमाव की स्थिति बन गई है, जहाँ सड़कें डूब गई है। जल जमाव के कारण अधिकांश गलियां डूब गई है, लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों में किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। मौसम विभाग ने आज भी पूर्णिया समेत बिहार के 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुपौल जिले में भी भारी बारिश से आज कई जगहों पर जल जमा हुआ है। जानकारी के मुताबिक पूर्णिया और किशनगंज में कल झमाझम बारिश हुई। जी हां, जिले में बीते 36 घंटे के दौरान कुल 213 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 172 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। यह बारिश से जहां गांव में किसानों को फायदा हुआ है, वहीं शहर में जल जमाव से लोगों को दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि पूर्णिया के किसान पारंपरिक खेती से अलग हट करके बड़े पैमाने पर सेब, अमरूद और नींबू की खेती कर रहे हैं। ये खेती पूरी तरीके से जैविक तरीके से की गई है। इनके इस उद्यानिकी फसलों के बागान को देखते हुए दूर दूर से लोग आते हैं और विपरीत जलवायु में फसल उगाने की तकनीक समझते हैं। जिले में बनमखी किए रहने वाले 75 वर्षीय किसान राजेंद्र प्रसाद शाह अपने 6 एकड़ जमीन में सेब, नींबू और अमरूद की बेहतरीन नस्ल लगाए हैं। राजेंद्र प्रसाद शाह कहते हैं कि सेब यूं तो ठंडे प्रदेशों में उगाया जाता है, लेकिन राजस्थान से मंगाए गए सेब के पौधे गर्म प्रदेशों के लिए भी अनुकूल हैं। या ठीक उसी तरीके से अमरूद और नींबू की प्रजातियां भी है। सभी पौधे पर रोज नजर रखने वाले शाह बताते हैं कि अभी सभी पौधे 6 महीने भी नहीं हुए हैं, लेकिन आने वाले वर्ष में इससे फल शुरू हो जाएगा, जिसकी मांग स्थानीय बाजारों के साथ साथ बाहर भी होगा। दोस्तों पिछले 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। लोगों को उमस भरी गर्मी से काफी हद तक राहत मिली है। खरीफ की फसल के लिए मौसम अनुकूल बन जाने से किसानों ने राहत की सांस ली है। हो रही बारिश से सूखे की आशंका भी कमजोर हो रही है। झमाझम हो रही बारिश से सूखे की भी आशंका कमजोर हो रही है। इस बीच बिहार के दक्षिण बिहार में सक्रिय चक्रवाती परिचलन संरक्षण का क्षेत्र अब बंगाल की खाड़ी तक जा चुका है, जब मानसून की द्रोणी रेखा भागलपुर से गुजर रही है। इन सब मौसमी दिशाओं के प्रभाव से बिहार में अगले 24 घंटे में अच्छी बारिश होने की संभावना है। विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर, उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व, दक्षिण मध्य दक्षिण पूर्व के कई जिलों में भारी बारिश और अति बारिश दर्ज करने के आसार हैं। IMD पटना के मुताबिक आज पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया, कटिहार और पूर्णिया में भारी बारिश दर्ज होने का अनुमान है। इसके अलावा पटना, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, भागलपुर, मधेपुरा, सहरसा, वैशाली, बांका आदि जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश के आसार हैं। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन भागलपुर और नवगछिया में भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस के लाठीचार्ज पर जम करके बरसे। जी हां, भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने नवगछिया में मुहर्रम जुलूस के दौरान एक आंख गंवाने वाली राधा और उसके परिवार वाले से मुलाकात की और परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि नवगछिया प्रशासन अपराधियों को पकड़ने के बजाय शांतिपूर्ण धरना करने वाले पर झूठा केस करके फंसाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि पुलिस का रवैया अपराधियों को छोड़ना नहीं और बेगुनाहों को फंसाना नहीं, ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही है। जिस परिवार की बच्चे की आंख चली गई, उसी परिवार को फंसाया जा रहा है। शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठी चलाने के बजाय पुलिस को अपराधियों की पीठ पर लाठी चलनी चाहिए। शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि 2024 में नरेंद्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना तय है और 2005 में बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी। नवगछिया में एक आंख गंवाने वाली पीड़ित बच्ची राधा और उसके परिवार वालों से मिलने के बाद सैयद शाहनवाज हुसैन ने 1 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है और कहा है कि आंख के इलाज के लिए पूरा प्रयास करेंगे। शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि ये हैरानी की बात है कि नवगछिया के विनोद निषाद मोहल्ला में आज तक बिजली नहीं पहुंची है, जबकि बिहार सरकार हर गांव और बस्ती में बिजली पहुंचाने का दावा करके कई बार कर चुकी है। दोस्तों अगर आप 10वीं पास हैं तो भी आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। जहाँ कई विभाग हैं जो 10वीं पास युवाओं के लिए नौकरी निकालते हैं। कुछ विभाग तो ऐसे हैं जो बिना परीक्षा के ही मैट्रिक पास को सरकारी नौकरी देते हैं। इन विभागों में चयन मैट्रिक परीक्षा के प्राप्त नंबरों के आधार पर मेरिट के जरिए होता है। इसके लिए 10वीं में नंबर अच्छा होना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि 10वीं पास युवा किन किन सरकारी नौकरियों की तैयारी कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि भारतीय डाक विभाग ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर भर्ती निकालता है। जहां इन पदों पर भर्तियां सभी राज्यों के लिए निकाली जाती है। GDS के पदों पर आवेदकों का चयन मेरिट के जरिए किया जाता है। मेरिट हाई स्कूल में प्राप्त नंबरों के आधार पर तैयार की जाएगी। ऐसे में जो छात्र अभी 10वीं पास है, 10वीं में है और भारतीय डाक विभाग में नौकरी पाना चाहते हैं, वे अभी से ही तैयारी शुरू कर दें। वहीं पर कर्मचारी चयन आयोग हर साल 10वीं पास युवाओं के लिए मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार के पदों पर भर्ती निकालता है। चयन लिखित परीक्षा आदि प्रक्रिया के जरिए किया जाता है। परीक्षा का स्तर 10वीं का
होता है। जो छात्र इन केंद्रीय विभागों में एमटीएस के पदों पर नौकरी पाना चाहते हैं वह अभी से इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। वहीं पर भारतीय रेलवे भी विभिन्न पदों पर हर डिवीजन में 10वीं पास के लिए नौकरी निकालता है। इसमें कार्यालय सहायक जैसे कई पद शामिल है। कुछ पदों पर तो रेलवे सीधे भर्ती भी करता है। इसके लिए छात्र का हाई स्कूल में नंबर 60% होना चाहिए, तभी मेरिट में नाम आ सकता है। वहीं पर भारतीय सेना भी विभिन्न पदों पर 10वीं पास के लिए भर्तियां निकालता है। इनमें नाई जैसे कई पदों के लिए आवेदन मांगे जाते हैं। वहीं तकनीशियन पदों पर सेना भर्तियां करता है। इसके लिए 10वीं पास के लिए ITI की डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों, बिहार में बेरोजगार युवाओं के लिए गुड न्यूज़ है। खबरों के माने तो यहाँ कुछ प्राइवेट कंपनियां रोजगार मेला के जरिए युवाओं की भर्ती करने वाली है। इसके लिए बिहार श्रम संसाधन विभाग और जिला नियोजनालय के सहयोग आने वाले 10 अगस्त को बड़े स्तर पर रोजगार मेला का आयोजन करवाया जा रहा है। इसकी सूचना जिला नियोजन पदाधिकारी अनीश कुमार तिवारी ने दी है। पदाधिकारी के मुताबिक रोजगार मेला का आयोजन 1 दिवसीय रहेगा, जहां सभी युवा अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन करके नौकरी पा सकते हैं। ऐसे में देखा जाए तो बिहार के युवाओं के लिए ये एक सुनहरा अवसर है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस मेले का आयोजन कहाँ हो रहा है, इसकी आवेदन प्रक्रिया क्या है। तो आइए जानते हैं विस्तार से। बात करते हैं कि आगामी 10 अगस्त को यानी कि कल बिहार के बक्सर जिला में रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। खबरों की माने तो मेले का आयोजन बक्सर के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परिसर में स्थित संयुक्त श्रम भवन में किया जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले नियोजित शिक्षकों को राज्य अकादमी का दर्जा मिल सकता है। इसको लेकर सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार के द्वारा इसके लिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया जा रहा है। खबर के अनुसार बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्य अकादमी का दर्जा देने के लिए कमेटी गठित करके अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इस कमेटी में शिक्षा, वित्त, पंचायती राज और सामान्य प्रशासन विभाग के आला अधिकारी मुख्य रूप से शामिल होंगे। आपको बता दें कि इस कमेटी के अधिकारियों द्वारा मिलकर के ये तय किया जाएगा कि नियोजित शिक्षकों को राज्य अकादमी का दर्जा देने में कौन कौन सी कानूनी अड़चन आएगी, या साथ ही साथ इन्हें किस माध्यम के द्वारा राज्य अकादमी का दर्जा दिया जा सकता है। मिली जानकारी के अनुसार इस कमेटी की अनुशंसा के बाद ही राज्य सरकार आगे का निर्णय लेगी और फिर इसके लिए प्रस्ताव तैयार करके इसे कैबिनेट की स्वीकृति दी जाएगी। इसके बाद नियोजित शिक्षकों को राज्य अकादमी का दर्जा प्राप्त होगा। दोस्तों, बात करते हैं कि अक्षर आंचल योजना के तहत बिहार के गाँव में शिक्षा सेवक यानी कि टोला सेवक के पदों पर भर्तियां होने जा रही है। कुल 2578 पदों पर भर्तियां होगी। जहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समाज कल्याण विभाग ने भर्ती के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। यह नोटिफिकेशन शिक्षा सेवा के पदों के लिए जारी किया गया है। अगर आप भी बिहार शिक्षा सेवा भारती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो फिर ये खबर आपके लिए है। ये खबर आपकी काफ़ी मददगार साबित होगी। आपको बता दें कि बिहार सरकार की शिक्षा विभाग द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में शिक्षक सेवा यानी कि टोला सेवक के 2578 पदों पर भर्ती होने जा रही है। बिहार शिक्षा सेवक भर्ती के लिए भर्ती विज्ञापन 19 अगस्त को जारी किया जाएगा और 4 सितंबर के बीच ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। इसके तहत 14 अगस्त को संबंधित वार्ड के निर्वाचित पदाधिकारियों की अध्यक्षता में बिहार शिक्षा सेवा चयन समिति की स्थापना करके जानकारी दी जाएगी। 19 अगस्त से नियोजन के लिए NIC की वेबसाइट और फिर प्रखंड के सार्वजनिक स्थानों पर नोटिस चिपकाया जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए एनडीए और इंडिया अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुटा हुआ है। जब मतदाताओं को लुभाने के लिए पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साधने से नहीं चूकते हैं। इसी कड़ी में भाजपा के दिग्गज नेता विजय कुमार सिन्हा ने बिहार में महागठबंधन पर सियासी बयानबाजी की है। वहीं सियासी गलियारों में ये भी चर्चा तेज है कि नीतीश कुमार को फिर से एनडीए में शामिल होने का न्योता मिल सकता है। बिहार के सियासी गलियारों में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चर्चा तेज थी, लेकिन अब उस मसले पर बात नहीं होता दिख रहा है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के सहयोगी दलों में सीट के बंटवारे को लेकर के उठापटक तय है। लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी से अपने आवास पर मुलाकात करके खुफिया डील कर ली है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कांग्रेस के खाते में एक मंत्री पद डालना चाहते हैं। जब वहीं अब नीतीश कुमार पर 2 मंत्री पद देने का दबाव बनता जा रहा है। जहां गौरतलब है कि बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष 2 मंत्री पद का पहले ही ऐलान कर चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बोर्ड और फिर निगम में भी दावेदारी ठोक दी है। जहां सब कुछ लालू प्रसाद यादव के कहने से हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि मुंबई में विपक्षियों की बैठक में नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के नाम पर मोहर नहीं लगेगी। नीतीश कुमार पर अभी कांग्रेस भरोसे के लिए तैयार नहीं है। लालू प्रसाद यादव पर भरोसा है और
राहुल गांधी उनके साथ वर्क प्लान तय कर चुके हैं। बिहार में महागठबंधन की कमान लालू प्रसाद यादव के हाथों में ही। तबीयत नासाज होने के बावजूद भी लालू प्रसाद यादव बिहार की सियासत में किंग मेकर की भूमिका में चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में विजय कुमार सिन्हा के बयान पर पलटवार किया है। जब कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने कहा है कि इंडिया से एनडीए घबरा गई है। विपक्षी एकता को देखकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखलाहट में उल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के पास क्या जिन है जो वे राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव के बीच हुई बातों को जान गए, हार के डर से कुछ भी बयान दे रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार संग्रहालय के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित बिहार संग्रहालय बिनाले 2023 एवं टूगेदर वी आर्ट का दीप प्रज्वलित करके उद्घाटन किया है। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने जरूरी चीज़ों की लिखित रिकॉर्ड में रखने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि बिहार म्यूजियम को अच्छे तरीके से बनाया गया है और हम कहते हैं कि अक्सर पेपर का इस्तेमाल किया जाए क्योंकि टेक्नोलॉजी तो पृथ्वी के नाश होने के साथ खत्म हो जाएगी। हम तो खुद 73 साल के हो गए हैं, अब हम जाने वाले हैं। नीतीश कुमार ने कहा है कि आने वाली जनरेशन के लिए इन सब चीज़ों को बचा करके रखना है। आप लोग तो नए का टेक्नोलॉजी में हैं और पुरान का चीज़ को थोड़े ही कोई देख रहा है। जब सबके सब लोग खाली टेक्नोलॉजी के पीछे पड़े हैं। पुराने चीज़ को सब देखो खराब है क्या? हमको तो डाउट है कि जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो आप समझ लीजिए कि सब लोग उसी पर डिपेंड हो गए हैं। जब उसके बाद आप समझ लीजिए कि हम जो भी कर रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार ने मंच से कहा है कि हम बराबर कहते हैं लिखिए, कागज़ अपने पास रखिए, ज़रूर रखिए, लिखा हुआ ही सुरक्षित रहेगा, नहीं तो फिर 100 साल भी नहीं चलेगा और सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि उस समय तो सब एक ही बार में ख़त्म होगा। आप लोगों को याद होगा कि जब जब धरती से तकनीक खत्म हुई है लेकिन लिखा हुआ नहीं खत्म हुई है। जहाँ अभी भी कह रहे हैं कि अब सब आप लोग समझ जाइए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार समेत देश के अन्य राज्यों के थानों में बने मंदिरों और सरकारी कार्यालय परिसरों में मूर्ति पूजन पर एआईएमआईएम ने कड़ी आपत्ति जताई है। जब पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी है। बीजेपी ने इस पर करारा पलटवार किया है। पलटवार करते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि आप पाकिस्तान चले जाइए। आपको बता दें कि एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने थानों में पुलिसकर्मियों की ओर से छोटे मंदिर बनाए जाने पर सवाल खड़ा किया है। हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की तस्वीरें सामने आ रही है। यह देश के लिए ठीक नहीं है। इस देश में एकता और भाईचारा बना रहना चाहिए। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि मजहब के नाम पर हिंदुस्तान पाकिस्तान बांटा गया, लेकिन जो हिंदुस्तान में बसते हैं उनका ये मुल्क है। यहाँ पर देशभक्ति नहीं बल्कि देशद्रोह का कारनामा किया जा रहा है। थानों में मंदिर बन गए हैं और ऑफिसों में मूर्तियाँ लगाई जा रही है। ये कहीं ना कहीं से हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान है। एआईएमआईएम नेता अख्तरुल ईमान के इस बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव ने कहा है कि यह हिंदुस्तान है और हिंदू की संख्या ज़्यादा है, इसी वजह से पाकिस्तान डिवीज़न हुआ तो फिर मुसलमान पाकिस्तान में चले जाएंगे और हिंदू हिंदुस्तान में रह जाएंगे। जो हिंदू हिंदुस्तान में हैं वो अपने मज़हब के हिसाब से पूजा पाठ करते हैं। जिनको इसे लेकर के परेशानी है उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। ये कहना है नवल किशोर यादव का, जो बीजेपी के नेता हैं। साथ ही नवल किशोर यादव ने आगे कहा है कि हिंदुओं के धर्म पर कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। हम सेकुलर ज़रूर हैं लेकिन अपने धर्म को छोड़ करके कोई भी सेकुलर नहीं होता। जहाँ हमारे देश में सभी को अपने धर्मों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन मतलब ये नहीं है कि हम अपने धर्म को त्याग कर देंगे। जब थाने में मंदिर की बात हो तो फिर पूजा करने के लिए पूर्ण पूजा करने वाले थाने में हो या फिर ऑफिस में, अगर लोग सार्वजनिक जगह पर हो तो फिर मंदिर रहेगा। जब उन्होंने कहा कि ये लोग मजहब के आधार पर पार्टियां चला रहे हैं, ऐसे लोगों की सही जगह पाकिस्तान ही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड 10 अगस्त को जारी होंगे। ये एडमिट कार्ड बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.bpsc.bis.nic.in पर जारी होंगे। बीपीएससी स्कूल शिक्षक भर्ती 2023 परीक्षा 24 अगस्त से 26 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा 2 पालियों में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। इस भर्ती अभियान के जरिए 1,70,461 शिक्षक पद भरे जाएंगे। आयोग ने बीपीएससी एग्जाम शेड्यूल के साथ और एडमिट कार्ड जारी करने की तिथि का भी ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही आयोग ने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों के लिए एक नोटिस भी जारी कर दिया है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले उम्मीदवारों को अपने पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ को अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करने के बाद अपलोड करना होगा और इस प्रक्रिया के बाद ही उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले से ही परीक्षा केंद्र में पहुंच जाना होगा। जहाँ देर से आने पर उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार हमेशा से ही अपने अजीबोगरीब हरकतों को लेकर के सुर्खियों में बना रहता है। यहाँ कभी रेल इंजन की चोरी कर ली जाती है तो कभी मोबाइल टावर ही चोर उखाड़ करके ले चले जाते हैं। या इतना ही नहीं, बिहार में रेल की पटरी तक की भी चोरों ने चोरी कर ली है। या ऐसे में अब एक ताज़ा मामला नवादा जिला से निकलकर सामने आया है, जहाँ चोरों ने गाड़ी का चक्का ही चोरी करके लेकर चला गया है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के नवादा में चोरों ने वाहन के चारों चक्के को चोरी कर डाली है। यह चोर बड़ी ही आसानी से पहले वाहन के चक्के को अलग किया, या उसके बाद वाहन को ईंट के सहारे छोड़ करके चक्का साथ लेकर के रफो चक्कर हो गया। यह हालांकि चोरी की यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ये पूरा मामला वारिसलीगंज के पोस्ट ऑफिस रोड माल गोदाम के समीप बताई जा रही है। जहाँ वहीं इस घटना को लेकर के वाहन के मालिक प्रमोद कुमार दास ने बताया है कि रोज की तरह वे वाहन चला करके निर्धारित जगह पर लगा करके चले गए, जहाँ उस जगह पर कई अन्य वाहन भी लगते हैं। जब मगर चोरों ने बड़ी चालाकी से गाड़ी को सबसे पहले ईंट के सहारे खड़ा किया और फिर उसके सभी चक्के को खोल करके लेके चले गए। आसपास मौजूद रहे सीसीटीवी कैमरे में भी इसकी घटना कैद हो गई है। इधर इस घटना की सीसीटीवी चेक करने के बाद भी पूरी तरीके से ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि चोरी की इस घटना को किसने अंजाम दिया है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए। ऊपर फॉलो बटन दिख रहा होगा आपको, क्लिक करेंगे तो फॉलो हो जाएंगे। अभी क्लिक कीजिए और फॉलो कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।